आज के इस लीगल वीडियो में हम संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत आने वाले बंधक नामक टॉपिक का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि बंधक की परिभाषा दीजिए तथा बंधक के आवश्यक तत्व बताइए। बंधक कितने प्रकार का होता है? इसका उत्तर देख लेते हैं। बंधक जिसे धारा 58 से लेकर धारा 99 तक में बताया गया है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 58 से धारा 99 में बंधक से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, जिन्हें इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। बंधक, बंधककर्ता आदि का तात्पर्य या परिभाषा, जिसे धारा 58 में बताया गया है। धारा 58A में कहा गया है कि बंधक किसी अचल संपत्ति के किसी हित का वह अंतरण है जो उधार अर्थात ऋण के तौर पर दिए गए या दिए जाने वाले धन की वापसी को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, या वर्तमान या भावी ऋण की वापसी को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, या धन संबंधी दायित्व उत्पन्न करने वाले किसी वचनबद्ध को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसका दृष्टांत देख लेते हैं। ए बी से 5 लाख रुपए उधार लेता है और यह कहता है कि वह उसे इस धनराशि को 3 वर्षों में 9% वार्षिक ब्याज की दर से अदा कर देगा, और यदि ऐसा नहीं कर पाया तो बी को अधिकार होगा कि वह ए के 160 नंबर के मकान को बेचकर अपने बंधक धन की संतुष्टि कर सकता है, और इतनी चीजें लिख देता है कि तथा आवश्यक सभी औपचारिकताओं को पूरी कर देता है, तो इस व्यवहार को बंधक कहा जाता है। नंबर 1 पे जो पॉइंट आता है वह है बंधककर्ता। जो व्यक्ति बंधक में अपनी अचल संपत्ति को नामित करता है उसे बंधककर्ता कहा जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में ए बंधककर्ता है। दूसरे नंबर पे आता है बंधकदार या बंधकी भी कहते हैं। जिस व्यक्ति से कर्ज लेकर उसे संपत्ति नामित की जाती है उसे बंधकदार या बंधकी कहा जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में बी बंधकदार या बंधकी है। नंबर 3 पे आता है बंधक की विषय वस्तु। कोई भी अचल संपत्ति जो अंतरणीय है बंधक की विषय वस्तु हो सकती है या होती है। नंबर 4 पे आता है बंधकित संपत्ति। जो संपत्ति बंधक में रख दी जाती है उसे बंधकित संपत्ति कहा जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में ए का 160 नंबर का मकान बंधकित संपत्ति है। नंबर 5 पे आता है बंधक धन। बंधक में जो धनराशि उधार के तौर पर दी जाती है या जितना देने का दायित्व उत्पन्न होता है वह और उस पर दिए जाने वाला ब्याज दोनों को मिलाकर बंधक धन कहा जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में 5 लाख रुपए और उस पर 9% वार्षिक ब्याज की दर से जितना ब्याज होगा दोनों को जोड़कर बंधक धन कहा जाएगा। नंबर 6 पे आता है बंधक विलेख। जिस दस्तावेज के माध्यम से बंधक सृजित किया जाता है उसे बंधक विलेख कहा जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में ए ने जिस दस्तावेज में ऋण की वापसी एवं उसकी वापसी को सुरक्षित करने के लिए अपने 160 नंबर के मकान को नामित किया है वह दस्तावेज इस बंधक का अर्थात बंधक विलेख कहा जाएगा। अगला पॉइंट आता है इसके अंतर्गत वैध बंधक की आवश्यक शर्तें। किसी भी बंधक को वैध होने के लिए कुछ सामान्य शर्तें आवश्यक होती हैं जो निम्नलिखित हैं। नंबर 1 का आता है हित का अंतरण। बंधक की पहली आवश्यक शर्त यह है कि बंधककर्ता द्वारा बंधकदार को उस अचल संपत्ति में किसी हित का अंतरण किया जाए। नंबर 2 पे आता है स्वरूप निश्चित। दूसरी सामान्य शर्त यह है कि बंधक में रखी जाने वाली अचल संपत्ति का स्वरूप निश्चित होना चाहिए। नंबर 3 पे आता है प्रतिफल। वैध बंधक के लिए यह भी आवश्यक है कि उसमें किसी न किसी प्रकार का प्रतिफल हो। नंबर 4 पे आता है ऋण का भुगतान। जो अचल संपत्ति नामित की जाती है वह ऋण के भुगतान या वचनबंध के पालन को प्रतिभूत करने के लिए की जाती है। अगला पॉइंट इसके अंतर्गत आता है बंधक के प्रकार। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 58B से लेकर 58G में 6 प्रकार के बंधक बताए गए हैं जो इस प्रकार हैं।
नंबर 1 पे आता है सादा बंधक। नंबर 2 पे आता है सशर्त विक्रय द्वारा बंधक। नंबर 3 पे आता है भोग बंधक। नंबर 4 पे आता है अंग्रेजी बंधक। नंबर 5 पे आता है हक विलेखों के जमा द्वारा बंधक। नंबर 6 पे आता है विलक्षण बंधक। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपकी सहायता एवं सहूलियत के लिए इस टॉपिक का PDF लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहे तो वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।